सुविचार के साथ। और आज का हमारा सुविचार है, मुश्किलें केवल आपको आपकी ताकत का एहसास कराने के लिए आती है। जी हाँ दोस्तों, चैलेंजेस अराइज ओनली टू मेक यू रियलाइज योर स्ट्रेंथ्स। चलिए दोस्तों, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन पे। आज की जो कहानी है वो कहानी है केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एनएस राजापन की, जिनको लेक वॉरियर ऑफ केरला भी कहा जाता है। ये जो है आज 71 साल के हैं और इनको लेक वॉरियर कहा जाता है बिकॉज ये डेली जो लेक है वहां से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। कहते हैं कि कुदरत ने अगर आपको 2 हाथ और 2 पैर दिए तो आप दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हमें हमेशा एज ए इंसान जो हमारे पास में है उससे ज्यादा हम जो नहीं है उसकी सोच हमारे दिमाग में रहती है। इनके पास जो है 6 साल में उनको ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उनको पैर के जो निचला हिस्सा है वो निकामी हो गया, यानी वो हाफ पैरालाइज्ड है। हाफ पैरालाइज होने के बाद में भी वो ये प्लास्टिक कलेक्शन का काम करते हैं। बचपन से उन्होंने ये तालाब को देखा है और वो तालाब को देखने के बाद में उनको हमेशा ये लगता था कि ये जो तालाब पहले था इसको मैं देखता था और आज जिस तरीके से गंदा हुआ है इसको मुझे क्लीन करना है। और ये क्लीन करने के लिए जो भी उनकी काम चलाऊ बोट थी, वो बोट में वो बैठते थे और जो आजू बाजू का प्लास्टिक था वो कलेक्ट करके लेके आते थे। ऐसा उन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 17 साल सेल्फलेस काम किया। 17 साल के बाद में एक फोटोग्राफर वहां पे वो तालाब के पास जाता है और वो देखता है कि कोई इंसान ये काम कर रहा है, जिसकी सिर्फ उन्होंने जिनका नाम नंदू था वो फोटोग्राफर, उन्होंने इनका फोटो और वीडियो शेयर किया। इस शेयर करने के बाद में यू वोंट बिलीव कि यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंटल प्रोग्राम के चीफ एरिक सोलेम, इन्होंने इनका जो वीडियो था वो पूरे ग्लोबली शेयर किया और ये बताया कि अगर एक इंसान मतलब डिसेबल्ड मैन विथ स्पेशल एबिलिटी कुछ सोचे कि उसको पर्यावरण के लिए कुछ करना है तो वो क्या कर सकता है, ये इन्होंने करके दिखाया। इसके बाद में इनको कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले जिसमें ताइवान भी शामिल है और उसके बाद में अभी लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके साथ में ये काम कर रही है। तो हमारे पास क्या है क्या नहीं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा मिशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य हमें ताकत दिलाता है हर एक चैलेंजेस के आगे जाने के लिए। आज एमसीएल का उद्देश्य है कि हम भारत को ईंधन में स्वयं पूर्ण बनाएं, जिसके लिए आप सब लोगों की ताकत की वजह से ही और हमारा मिशन होने की वजह से हम इसको हासिल करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 150 साल हमें लग गए ये समझने के लिए कि स्वतंत्रता क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और हमें वो क्यों चाहिए। लेकिन ये हासिल करने के लिए पूरा भारत देश के लोग अगर शामिल होते तो 1 साल भी नहीं लगता था हमें ये हासिल करने के लिए। बट कुछ चंद लोग थे जिन्होंने ये भारत की स्वतंत्रता हमें दिलाई। उनमें वो इंटेंसिटी थी जो भारत देश के लिए काफी थी हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारा जो पर्पज है उसके लिए जिस इंटेंसिटी से चंद लोग क्यों ना काम कर रहे हो लेकिन वो हमें मिलेगी। और हम एमसीएल ये बताएंगे सिर्फ ईंधन ये एक एरिया नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ पे भारत देश स्वयं पूर्ण ना बने। तो चलिए इसी सोच के नींव रखने वाले हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ को मैं बुलाऊंगी ये वेबिनार आगे बढ़ाने। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप हर दिन 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और उनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है। सन 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है
और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें अपने आप को इस साल एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके स्थापित करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल हमें एक नए क्रांति की शुरुआत करनी है। क्रांति इस दुनिया को बचाने के लिए, क्रांति ये क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए, क्रांति ये तेल आधारित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए। और हम इस साल पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हर कोई वस्तु जो हम तेल से बनाते हैं उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी वस्तुओं से जो हम कृषि से बना सकते हैं। ऐसी चीजें जो हमारे जरूरतों का भी ख्याल रखेगी, बेहतर ख्याल रखेगी, लेकिन उसी के साथ साथ इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगी। और दोस्तों, इस साल ये काम करके दिखाना है कि किस तरह से लोगों का आंदोलन शुरू होता है और अपने पृथ्वी के लिए, अपनी दुनिया के लिए बचाने के लिए काम करता है। दोस्तों, इस साल ये काम करने के लिए क्या बिजनेस हमें करने हैं, इसके बिजनेस का रोड मैप हमने तैयार किया है। हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमारे हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 25 सीएनजी प्रोजेक्ट और 200 एमकोल प्रोजेक्ट होंगे। और ये सब काम करने के लिए जो फंडिंग की व्यवस्था चाहिए वो फंडिंग की व्यवस्था हमने की है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको कंफर्म कर सकती है, इसको वेरीफाई कर सकती है। अभी इस फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स की अकाउंट्स और विजिलेंस कमेटी कर रही है। और आने वाले दिनों में ये काम बहुत ही एफिशिएंटली, फास्ट और एफिशिएंट स्मूथ होने वाला है। और दोस्तों, ये जो फंडिंग का इशू हमारे घर में चल रहा है, हमारे परिवार में चल रहा है, कुछ दिनों के बाद ही ये फंडिंग का इशू पूरी तरह से सॉल्व होने वाला है और हम सब लोग मिलकर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे और वो है बिजनेस। दोस्तों, इस ट्रांच के साथ हमें 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन जिस तरह से टाइमलाइन है और जिस तरह से हमने लक्ष्य रखा है कि हमें इस साल में 200 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो हम इस लिस्ट में और कुछ प्रोजेक्ट्स बढ़ाने वाले हैं और इसकी लिस्ट आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, एमकोल हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे फैमिली के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। इसका कारण यह है कि आज पूरी दुनिया इस ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रही है और वो है रिन्यूएबल एनर्जी। दुनिया में इतना निवेश जो एनर्जी में होता है सबसे ज्यादा, उसमें से 2/3 निवेश आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहा है। और यानी कहाँ हो रहा है? वो सोलार में हो रहा है, विंड में हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारे ऑप्शन एक्चुअली कितने सस्टेनेबल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एमकोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एस्टैब्लिश्ड कार्बन निगेटिव ऐसा फ्यूल है जो हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। आज जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है जहां बिजली तैयार होती है, हर पावर प्लांट को हम एमकोल के ऊपर लेके जा सकते हैं। हर इंडस्ट्री की आज जो ऊर्जा की जरूरत है वो हम एमकोल से पूरी कर सकते हैं। कमर्शियल यूनिट्स यानी छोटे से दुकान से लेके बड़े बड़े व्यापार संकुल को कल आने वाले दिनों में हम एमकोल पे चला सकते हैं। इसका कारण है कि जिस तरह से आज आप डीजल जनरेटर्स देखते हो, डीजी सेट देखते हो, उसी तरह आने वाले दिनों में ये एमकोल बेस्ड पावर जनरेटर्स आपको देखेंगे और इसके साथ जो भी जरूरत हो ऊर्जा की हम पूरी करेंगे। आज जितने भी ईवीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो इस एमकोल के ऊपर चल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो हमने दुनिया का सॉल्व किया है वो है क्लीन कुकिंग फ्यूल का। दुनिया में 40% से ज्यादा परिवारों के पास और हमारे देश में 43% परिवारों के पास आज क्लीन कुकिंग फ्यूल का एक्सेस नहीं है। और ऐसी जगह पे, ऐसे टाइम पे हमने जो एमकोल और एमकोल पे आधारित एम कुकिंग सिस्टम जो लाया है वो एक्चुअली बहुत बड़ी जरूरत है आज दुनिया की। और ये ऐसा फ्यूल है, ये एमकोल इस तरह का ईंधन है कि जो गरीब से गरीब देश में आज जो व्यवस्था बनी हुई है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आज पूरी दुनिया का, उसमें हम तैयार कर सकते, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ड्रॉप इन फ्यूल है। बाकी ये सभी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के तहत जो काम कर रहे हैं हम, सोलार, विंड और हाइड्रोजन में पूरी नई अर्थव्यवस्था, पूरी नई व्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। वो ऐसा एमसेल में नहीं कर सकते। और इसलिए एमसेल इतना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, ये एक संजीवनी है इस पूरे सेक्टर में। और ये एमकोल ये प्रोजेक्ट हमें इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने वाले हैं। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया में $3 ट्रिलियन ऊर्जा में निवेश हो रहा है हर साल। और इस $3 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन यानी 85 लाख करोड़ आज कन्वेंशनल या फॉसिल फ्यूल में निवेश हो रहा है। और उसके डबल यानी
$2 ट्रिलियन यानी 170 लाख करोड़ इतने हर साल आज रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश हो रहा है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले 3 से 4 साल में हम इस तरह से काम करके दिखाए कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में आज निवेश हो रहा है उसका कम से कम 5% निवेश हमारे एमकोल में है। और वैसे ही हम काम करेंगे। हर एक लोकेशन के ऊपर हम ये प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाए। ये 19 लोकेशन और उसके आने वाले दिनों में से लेकर टोटल 200 लोकेशन पे एक इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल विद गुड रिपोर्ट कार्ड ऐसे हम तैयार करेंगे और दुनिया के सामने रखेंगे। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज बहुत बड़ा दिन है। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिन या 15 अगस्त यानी हमारे देश का बहुत बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। इनफैक्ट 15 अगस्त के पहले 7 दिनों से ही इस त्योहार को हम मनाने की शुरुआत करते हैं। पूरे देश में हर कोने में एक उत्साह होता है, एक ऊर्जा होती है और एक बहुत बड़ा इमोशन होता है हमारी इस आजादी के प्रति। लेकिन दोस्तों, मेरा तो मानना है ना कि ये उत्साह, ये इमोशन, ये कदर हर दिन होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। क्योंकि इस आजादी को हासिल करने के लिए हमने इतनी कुर्बानी दी, इतना बलिदान दिया है कि हर वक्त इसकी कदर और इसका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, लाखों लोगों ने अपनी अपने जान का बलिदान दिया, तब जाके हमें आजादी मिली। करोड़ों लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, उसके बाद हमें आजादी मिली। आज ये 19, 20, 21 के लड़के क्या करते हैं? हमारे सामने हैं। लेकिन उन दिनों ये 18, 19, 20 इनके ऐसे युवा ने हंसते हंसते, ना उन्होंने अपनी फैमिली की कदर के बारे में सोचा, ना उन्होंने ये सोचा कि उनकी शादी कब हो गया, क्या होगा। वो हंसते हंसते फांसी के या सूली पे चढ़ गए अपनी इस आजादी के लिए। उनके आंखों में सपने थे कि आज नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में हम रहे ना रहे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो खुले हवा में, वो खुले हिंदुस्तान में सांस लेगी और हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को समृद्ध बनाएगी, बड़ा बनाएगी, विशाल बनाएगी। और दोस्तों, ये आने वाले जो जनरेशन है यानी हम हैं, ये हमारी नैतिक और ये हमारे एब्सोल्यूट जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को पूरा करें। हम अपने देश को सबसे बड़ा आर्थिक और सामाजिक विकसित ऐसा देश बनाएं। हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएं। दोस्तों, दुनिया में आजादी को लेकर कई आंदोलन हुए हैं। पिछले 15,000 साल की जो दुनिया की समझ सकते हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री की, इस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में कई सारी ईस्वीसन पूर्व और ईस्वीसन के बाद आजादी के लिए कई सारे आंदोलन हुए। 2 प्रकार के आंदोलन होते हैं। एक आंदोलन वो होता है कि जहां आप जिस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र पर, प्रदेश के ऊपर किसी दूसरा परकीय आक्रमण होता है और उससे वो अपना मुल्क या अपना प्रदेश आजाद करने के लिए आप आंदोलन करते हैं। वो एक आजादी का आंदोलन हुआ, जैसे हमने किया, जैसे भारत ने किया। और दूसरा प्रकार ये होता है कि जिसमें आप अपने अपने प्रदेश में से खुद के लिए या अपने कम्युनिटी के लिए प्रदेश अलग करने के लिए आंदोलन करते हैं। वो एक आजादी की लड़ाई होती है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरोप इन्होंने किया। तो दोस्तों, ये दोनों तरह के कई सारे हजारों की तादाद में आंदोलन हमारे इतिहास में हुए हैं। कई सारे राज्य क्रांति भी हुई, अमेरिकन राज्य क्रांति, फ्रेंच राज्य क्रांति, रशियन राज्य क्रांति। दोस्तों, ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ इन सभी में। लेकिन आप अगर दुनिया में पूछेंगे, गूगल करेंगे या देखेंगे, तो दुनिया में आजादी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई है पूरे इतिहास में, पूरे 15,000 साल में सबसे लंबा और सबसे बड़ा आंदोलन कोई है, तो वो अपने देश का, भारत का आंदोलन है। दोस्तों, ये वो आंदोलन है कि जिसमें इतनी बलिदान और कुर्बानी दिया गई जो किसी दूसरे आंदोलन की कंपैरिजन में ही नहीं। दोस्तों, ये आंदोलन लगभग 90 साल तक चला, ऐसे पूरी दुनिया का मानना है, दुनिया ने बताया। उससे भी हो सकता है। 90 साल का मतलब है 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां जब आप अपने देश के लिए ये सब काम कर रहे हो, तो ये आपका संस्कार बन जाता है, कल्चर बन जाता है, और वैसे ही बन चुका है। आज हमारे देश के लिए अगर हम कुछ कर पाए, ये हमारे एक्चुअली खून में आ चुका है। तो दोस्तों, ये जो आजादी हमें मिली है ना, ये आजादी बहुत बहुत मूल्य चुकाने के बाद हमें मिली है। तो हर वक्त, हर दिन इसकी कदर करनी चाहिए। और हमारे देश को किस तरह से हम समृद्ध कर सकते हैं, कैसे हमारे देश को दुनिया का सबसे महान देश बना सकते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहिए।
और ये जो आजादी मिली हमें, इस आजादी का ये जो पूरा टाइम पीरियड था, इस पे कई अलग अलग फेजेस थे। यानी जब अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर 150 साल राज किया, तो इसके जो अलग अलग फेज थे वो ऐसा था कि पहला फेज था द फेज ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उसके पहले यहाँ कई छोटे मोटे राजा थे, कई छोटे मोटे सल्तनतें थी। जब अंग्रेज पहली बार आए तो पहले फेज में इन सभी ने, छोटे मोटे राजाओं ने, व्यक्तियों ने अपने अपने लेवल पे इन अंग्रेजों का विरोध किया, इन अंग्रेजों को हमारे देश से, हमारे मुल्क से बाहर हटाने के लिए काम किया। और वो जो फेज था उसमें लोग अपने लेवल पे, उन्होंने अपने अपने लेवल पे किया, अपनी समझदारी से किया और कोशिश की वो करने की। उसे कहते हैं फेज ऑफ अर्ली रजिस्टर। दूसरा जो फेज है वो फेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। उसमें क्या हुआ कि कई सारे लोग आए और उन्होंने संगठन बनाए, और ये संगठन, इन संगठनों ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ काम किया, अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए काम किया, और पूरे देश में कई सारे संगठन बने, हर राज्य में से संगठन बने, और इन्होंने अपने अपने तरीके से ये काम किया। और तीसरा महत्वपूर्ण फेज कि जिस फेज में हमें आजादी मिली, वो फेज था राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, इस फेज में पूरे देश में सभी लोग एक मंच पे आए, सभी लोग एक भक्ति से, एक विचारों से उन्होंने काम किया, और वो विचार था राष्ट्र प्रेम का, वो विचार था राष्ट्रभक्ति था। और जब इतने सारे लोग आए इकट्ठा, तब उन्होंने मिलके कुछ ही पीरियड में, बहुत कम समय में, उन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली, यानी एक तरफ निहत्थे लोग थे और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऐसी पावर थी, ऐसी पावर जिसकी आर्मी सबसे ट्रेंड है, सबसे वेल इक्विप्ड है, सबसे डिसिप्लिन है, ऐसे ब्रिटिश, ऐसे अंग्रेजों को ना सिर्फ हराया, लेकिन उनको अपने देश से, अपने मुल्क से उनको भेज दिया और अपने मुल्क को आजादी दी। तो दोस्तों, इतिहास पढ़ना, इतिहास समझना बहुत जरूरी होता है। इतिहास कई सारी चीजें हमें सिखाता है। अभी देखिए कि हमने देखा कि ये सारे पूरे फेजेस थे। उस फेज में हमें आजादी कब मिली? जब हम सब एक होके, सब लोग एक होके उन्होंने सबसे बड़े दुश्मन को हराया। जब लोग एक होते हैं, एक उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तो कोई चीज असंभव नहीं, कोई भी चीज हम कर सकते हैं। हमें इतिहास ये सिखाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि कौन सी वो चीजें होती है जिसकी वजह से आज आप आज के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। इतिहास समझना, इतिहास सीखना बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह से कई सारी चीजें हम आसान कर सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं आज के। और दोस्तों, आज ऐसी ही एक आजादी की जरूरत है। पूरी दुनिया के लिए आज ऐसी एक आजादी की जरूरत है। ये आजादी की जरूरत इतनी है कि अगर हमने इस आजादी को वक्त में, टाइम में अगर इसको हासिल नहीं किया, तो पूरी दुनिया बहुत ज्यादा खतरे में जाने वाली। दोस्तों, ये आजादी सिर्फ लोगों के लिए नहीं, तो इस पृथ्वी पे रहने वाले हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, इनके अस्तित्व के लिए है। क्योंकि अगर हमने ये आजादी नहीं प्राप्त की, ये हमने आजादी नहीं दिलाई इस दुनिया को, तो ये सभी तरह के जीव जंतु, इनका अस्तित्व मिट सकता है, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। दोस्तों, ये दुनिया पिछले 450 करोड़ साल से है, और 450 करोड़ साल से ये इस माँ ने, धरती माँ ने हर एक जीव का ख्याल रखा है। हर एक जीव जो पानी में है, जमीन पे है या हवा में, हर एक जीव की उसकी व्यवस्था रखने के लिए एक अलग स्पेशल ऐसी व्यवस्था की इस 450 करोड़ साल में। और इसको अभी बर्बाद किया है मनुष्य। मनुष्य पे सिर्फ 2 लाख साल से इधर है। अभी आपको 2 लाख साल यानी बहुत ज्यादा लगे, लेकिन अगर ये दुनिया पिछले 24 घंटों से चल रही है, तो 2 लाख साल का मतलब है सिर्फ 2 सेकंड जो भी खत्म हुए मैंने बताने के बाद। लेकिन उसमें से ही पहले तो कई सारे हजारों साल तक ये मनुष्य बाकी के जानवरों जैसे ही काम कर रहा था। सिर्फ खेती की वजह से वो एक जगह रहा, और तब से हमारे कल्चर या सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। 15,000 सालों से हम लोग कल्चर या सिविलाइजेशन में, लेकिन ये जो बर्बादी हमने की है ना, वो सिर्फ पिछले 200 सालों की है। यानी अगर 2 लाख साल सिर्फ 2 सेकंड है, उसका 0.1% है 200 साल। और इस 200 सालों में हमने इस दुनिया की पूरी व्यवस्था को एक बहुत बड़ी गुलामी में डाला है। इतनी बड़ी गुलामी में डाला है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया अभी बर्बादी के कगार पे है। और दोस्तों, वो गुलामी है तेल की। दोस्तों, आज इस तेल की गुलामी ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है।
पूरी दुनिया, हर देश, हर बिजनेस, हर चीज, हर ऑर्गेनाइजेशन आज इस तेल की व्यवस्था या तेल की गुलामी में। ये गुलामी इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स ये गुलामी ये तेल इतना स्ट्रांग है, ये गुलामी इतनी स्ट्रांग है कि टाइम पे वो युद्ध कराती है। इस तेल आधारित मल्टीनेशनल कंपनीज जिस जिस देश में काम करती है, उस देश में जाके वो वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन सब अपने कंट्रोल में लेती है। इतनी स्ट्रांग ये बन गई है, इतनी स्ट्रांग ये गुलामी हमारी पूरी दुनिया के ऊपर बन गई है। और दोस्तों, इसका कारण है कुछ लोग, इसका कारण है कुछ लोग जो इस तेल के माध्यम से पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। कुछ लोग जो इस तेल के माध्यम से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और उनको कुछ लेना देना है नहीं कि क्या हो रहा है, उनको कुछ लेना देना है नहीं कि कितना बड़ा संकट उन्होंने तैयार किया है और कितने बड़े संकट के राह पर अभी दुनिया चल रही है। उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ लेना देना है अपने बिजनेस से, पैसों से और हुकूमत से, पावर से। पावर चाहिए उनको, और इसलिए वो टाइम पे कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तेल की हुकूमत ऐसे रहे, इस तेल की जो रूल है वो ऐसे रहे, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, युद्ध करवाते हैं। और ऐसी परिस्थिति आज निर्माण हुई है। और इस परिस्थिति से अगर हमारे इस पृथ्वी को, दुनिया को अगर आजाद करना है, इस तेल की गुलामी से अगर आजाद करना है, उनको आजादी दिलानी है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, और वो है रिवोल्यूशन, क्रांति, लोगों की क्रांति। दूसरा कोई तरीका नहीं, ना कोई देश, ना कोई गवर्नमेंट, कोई इसको नहीं बचा सकता। एक ही चीज बचा सकती है, वो लोग कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, ये सभी लोग मिलके जब जब आजाद करेंगे, जिस तरह से हमने अपने देश की आजादी के लिए काम किया, जिसे आंदोलन किया, क्रांति की, बस वैसे ही क्रांति की आज जरूरत है। और दोस्तों, इस मूवमेंट के भी, अगर हमें तेल से आजाद करना है पूरी दुनिया को, और वो जो क्रांति करनी है, वो जो मूवमेंट करनी है, उसकी भी 3 फेजेस है दोस्तों। उसका पहला फेज है फेज ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस, यानी तेल की जो हमने शुरुआत की है, उसका उपयोग की जो शुरुआत की है, उसको 200 साल भी नहीं हुई। 1847 में 1847 में पहली बार इसका कमर्शियल एप्लीकेशन किया मनुष्य ने। पहली बार 1859 में एक छोटी सी रिफाइनरी की शुरुआत की। लेकिन जो तेल का ज्यादा उपयोग हमने किया वो बेसिकली 1900 के बाद किया। लेकिन जैसे जैसे इसकी शुरुआत की ना, तब से वैसे वैसे कई सारे साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने ये दुनिया को बताने की कोशिश की कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि इसका उपयोग करने के बाद ये इस तरह से पर्यावरण के ऊपर नुकसान कर रहा है। एज अर्ली एज 1896 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने बताया दुनिया को कि इससे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है और इसकी वजह से आने वाले दिनों में एनवायरनमेंट को खतरा होने वाला है। लेकिन 1938 में एक कैलेंडर नाम के एक साइंटिस्ट, कनाडा के, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पूरी थियोरी, प्रॉपर सिद्धांत रखा कि किस तरह से ये तेल हमारी पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, किस तरह ये तेल हमारी इस टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से पूरी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो खतरे में है। और उस टाइम इसका नाम दिया गया कैलेंडर्स इफेक्ट, और इसी कैलेंडर इफेक्ट को आज हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। तो दोस्तों, सिर्फ ये दोनों नहीं, कई सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पे ये सब चीजें दुनिया के सामने रखी। साइंटिस्ट हो, इस पे काम करने वाले टेक्निकल लोगों ने रखा कि ये सब गलत हो रहा है, और इस ऐसे हम काम करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो ये था फेज ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस। तो जिस तरह से हमारे आजादी में भी जो पहला फेज था, फेज ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस के, इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने लेवल पे लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया, उसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे कई सारे शास्त्रज्ञों ने, साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पे इसका विरोध किया। अगला फेज आया फेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। इस फेज में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने संगठन तैयार किए इस ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, इस पर्यावरण के लिए, और उस संगठन का नाम है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो कई सारे एनजीओ का निर्माण हुआ, और आज ये पूरी दुनिया में हर देश में है। पूरी दुनिया में जितने भी एनजीओ है, उनकी एक एसोसिएशन है जिनको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एनजीओ कहते हैं, वांगो इस नाम से वो जानी जाती। उनके अनुसार जो रजिस्टर्ड उनके पास है ऐसे एनजीओ जो पर्यावरण में काम करते हैं, वो 55,000 है। लेकिन उन्होंने ये कहा है
कि ये 55,000 कुछ भी नहीं है, लाखों की तादाद में है, हर देश में है, हर राज्य में, हर कोने में है देश। लेकिन बहुत सारे लोग इसको रजिस्टर नहीं करते, अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। तो आज ये एनजीओ का ये जो दौर चल रहा है, ये लोग अपने अपने तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रही है, और क्या हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जिस तरह से हम काम कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। सब दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ जिसे कहा जाता है वो है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 1961 में स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका में उसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी कहते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है जिसमें 50 लाख से भी ज्यादा मेंबर है। और ये एनजीओ क्या करता है कि इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स, कंपनियां, कॉर्पोरेशंस, इनसे फंड, CSR या जो भी फंड है पर्यावरण का, वो लेके फिर कई सारे पर्यावरण के जो काम है उसके ऊपर काम करता है। तो कई सारे चीजें जो डायरेक्ट एक्शन भी करता है, या कुछ स्कीम्स उन्होंने शुरुआत की, कई सारी जगह पे अवेयरनेस का बहुत बड़ा काम ये करते हैं, ये WWF। लेकिन दुनिया में सबसे आक्रामक, सबसे पावरफुल अगर एनजीओ कोई है जिसे कहा जाता है, वो है ग्रीन पीस। इसका कारण है कि ये ग्रीन पीस डायरेक्ट एक्शन के लिए जाना जाता है, डायरेक्ट एक्शन सोल्यूशन के लिए जाना जाता है। ग्रीन पीस 1970 में शुरुआत हुई है और पूरी दुनिया में 30 लाख से भी ज्यादा इसके मेंबर है। लगभग 100 देशों में ये काम करता है। अभी इसका काम करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये किसी गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन कंपनी से पैसे नहीं लेते, ये सिर्फ इंडिविजुअल जो लोग हैं उनका ही जो कंट्रीब्यूशन वो लेती। दूसरा, ये एक्चुअल सॉल्यूशन के ऊपर काम करते, डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर। अवेयरनेस तो करते ही है, लेकिन सॉल्यूशन का मतलब है, जैसे अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एक ऐसा वायु जिसका उपयोग हम एसी में और अपने फ्रिज में करते हैं। ये वायु इतना खतरनाक है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी करता है ना, उससे 11,000 गुना गर्मी ये वायु करता है। और फिर भी इसका उपयोग हम हर एसी और फ्रिज में करते हैं। और ये इन्होंने क्या किया, ग्रीन पीस ने जो भी पैसे इकट्ठा किए, टेक्नोलॉजी का निर्माण किया और ऐसे वायु का निर्माण किया या डिस्कवर किया जो इस CFC को रिप्लेस करे। और बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, जिसकी वजह से उनको यूनाइटेड नेशन का UNDP का पुरस्कार भी मिला। और वैसे ही रशिया में वो आज ग्रीन एनर्जी प्लैनेट करके वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम उस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करें इसके साथ। लेकिन दोस्तों, अभी ग्रीन पीस दिल लगाकर काम कर रही है, और सिर्फ ग्रीन पीस ही नहीं, जितने भी संगठन, जितने भी एनजीओ आज इस पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी दिल लगाकर, मन लगाकर काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भावना से काम करते हैं और पूरी अपनी पूरा मैक्सिमम जो है वो करा के काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये सब जो काम कर रहे हैं, क्या वो हासिल कर पाएंगे जिसकी जरूरत है? जो लक्ष्य है, या इस दुनिया को जो इस तेल से आजादी दिलानी है, और इस दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से बचाना है, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि सामने इतनी बड़ी ताकत है कि सभी गवर्नमेंट चलते हैं उनके इशारों के ऊपर। सामने इतनी बड़ी ताकत है कि युद्ध होते हैं इस तेल की वजह से। और क्या ये सभी संगठन मिलके क्या ये कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं। और इसीलिए हमें तीसरे फेज में जाना पड़ेगा, और वो फेज है रिवोल्यूशन का, क्रांति का। दोस्तों, हमने इतने साल जो मेहनत की, इस काम किया,